हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णनंद पांडे और आज वाली इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत कॉमन टॉपिक माना जाता है, क्योंकि अगर हम आपके एग्जाम की बात करें तो अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। डिमांड चैप्टर के जस्ट बाद ये है टॉपिक। बहुत ही ईजी टॉपिक है। कई बार बच्चे इसे डिमांड से रिलेट करके पढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट कई बच्चे इसे डिमांड का ही एक पार्ट मान लेते हैं। जैसे एक चैप्टर है आप में लॉ ऑफ डिमांड करके एक चैप्टर है। कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का ही एक टॉपिक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर और करके या अथवा करके दो लॉन्ग पूछे जाते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड एक क्वेश्चन दिया जाता है और दूसरा क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लूज से दिया जाता है। इस टॉपिक को आपको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिलीवर करूंगा, ताकि जो बच्चे लॉ ऑफ डिमांड नहीं जानते हैं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े हैं फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उनको बहुत ईजिली ये समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना दी है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड का पूरा डायग्राम बता दिया, पूरा चार्ट बता दिया, डिमांड टेबल बता दी, सब कुछ बता दिया। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक को मैं 2 से 3 वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके, इस तरीके की चीज़ें। फिर मैं आपको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पर आपके पिक्चर में मेंशन है डिग्री, इस डिग्री के बारे में बताऊंगा कि ये डिग्री जो लिखा हुआ है ED = 0, 1 < 1 = 1, ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। क्योंकि क्वेश्चन आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि अगर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मांग का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, इट मीन्स कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो आपसे कि व्हाट यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं ये। इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर किया कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, या इंटर में हैं, या बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, या BA कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ले रखे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है पूरे कंटेंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे एक गलती है या ऐसा कुछ। नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लूज है क्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मांग की लूज होती क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी मेंशन की है, बाइलिंगुअल थ्योरी मेरे हर PPT में रहती है मेरे, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, द लॉ ऑफ डिमांड टेल अस दैट इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स देन इट्स डिमांड विल बिहेव इन द ऑपोजिट वे। आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको पता है, और बहुत ही बेसिक चीज़ है, कि जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कोई चेंज होता है तो उसकी डिमांड उससे ऑपोजिट बिहेव करती है। ऑपोजिट बिहेव करने का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगी। ठीक है, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। यही लॉ ऑफ डिमांड है कि नहीं। लॉ ऑफ डिमांड हमें यही समझाता है। फिर आगे क्या रहा है, दैट इज वेयर द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि बट द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेल अस हाउ मच, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ मच डिमांड विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये तो बता देता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड इस बात पे आकर के साइलेंट हो जाता है कि कितना चेंज होने पर प्राइस में डिमांड कितनी चेंज होगी। एग्जाम्पल तौर पे मैं समझाऊं तो प्राइस में अगर मैं कहूं कि 10% की चेंज आई है तो डिमांड में
या क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी चेंजेस आएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस में 10% का चेंज मैंने कहा आ गया, अब हो सकता है प्राइस मान लेते हैं 10% बढ़ा है या घटा है, जो भी आप लेना चाहें, तो डिमांड उसके अपोजिट में कितना घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी घटेगी बढ़ेगी, ये बात हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने पर नहीं पता चलती। आगे मैंने लिखा है दैट इज हाउ मच द डिमांड विल डिक्रीज व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस और वाइस वर्सा, यानी कि उसका उल्टा। सो वी गेट मेजर ऑफ दिस बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम इस डिग्री को नापते हैं कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। इस डिग्री को मापने के लिए या इसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज़ करते हैं, और हम तब बता पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस में अगर इतना हाइक होगा तो उसकी डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड उसकी इतनी गिर जाएगी। इससे एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस 10 रुपये हैं तो उसकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए कि अगर 20 यूनिट है, और अगर प्राइस गिर करके 5 रुपये हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, एग्जैक्टली हम इसे बता पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है, आप पढ़ सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, यानी कि मांग की लोच मूल्य में परिवर्तन के लिए मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड की अनुक्रियशीलता की माप करती है। हिंदी में अगर आपको यह अनुक्रियशीलता नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि मांग की लोच मूल्य में होने वाले परिवर्तन के द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ। पहले आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, फिर उसकी आपने डेफिनेशन पढ़ ली, फिर आप फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप एब्रिविएशन में ईडी लिखते हो। ठीक है, ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड। ठीक है, ईडी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ईडी लिखा हुआ है। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ईडी यानी कि ईडी अगर आपको फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला पुट करना होगा। ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको पुट करना होगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला हम देख लेते हैं। प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी कि मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। जिन बच्चों को अभी भी इसे समझने में दिक्कत हुई है मैं बता देता हूं, मांग की मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि पहले जितनी मांग थी या मैं कहूँ इनिशियल डिमांड जितनी थी और चेंज डिमांड जितनी हुई है, उन दोनों के बीच का अंतर लेना है। और मूल्य में भी ऐसे ही करना है। इनिशियल प्राइस जो था पहले आप उसे लेंगे, उसके बाद चेंज प्राइस ले लेंगे, उनके बीच का गैप। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे समझें। मैंने पीछे फॉर्मूला आपको बताया कि प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। इसका सिंपल सा मतलब मैंने क्या बताया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने से पहले आपको ये समझ लेना है कि सर आप जब कहते हो कि प्रपोर्शनेट चेंज, आप प्रपोर्शनेट चेंज की जो बात कर रहे हो वो तो हमें तब पता चलेगा सर जब हमें 2 प्राइस दे रखे होंगे, तभी मैं प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस निकाल पाऊंगा। और ठीक इसी तरीके से प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर मुझे पता करना है तो 2 क्वांटिटी भी मुझे गिवन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं पहले 10 रुपये हमारा प्राइस था। ठीक है, इधर हमारा प्राइस हो गया, इधर हमारी क्यूडी हो गई, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी गई मात्रा। 10 रुपये के प्राइस पर हम 5 यूनिट खरीदते थे। ठीक है, अब प्राइस गिर करके 5 रुपये हो गया तो हम क्वांटिटी 10 खरीदने लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्वांटिटी भी 2 यूनिट दे रखी है और 2 प्राइस भी दे रखे हैं, क्योंकि आप डिफरेंस तो प्राइस के बीच में प्रोपोर्शनेट चेंज तभी निकाल पाओगे जब आपको 2 प्राइस दे रखे हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ता हूं। अब इसे समझो। इकोनॉमिक्स में जो चेंज होता है, चेंज, ये वर्ड जो है चेंज, ठीक है, कोट अनकोट कर रहा हूं, इसको आप डेल्टा से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंजेस को। डेल्टा आप ऐसे बनाते हो ना,
तो आपको याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप ईडी लिखोगे, डेल्टा को आप चेंजेस को आप डेल्टा से डिनोट करोगे। आ गई बात समझ में? इतना समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ कि ये कैसे समझ में आया, आगे करना है, ठीक है। तो पीछे जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें मैंने कहा था प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कोई क्वांटिटी पहले मांगी जा रही होगी और बाद में जब प्राइस चेंज हुआ तो बदलने के प्राइस चेंज के होने के बाद जो क्वांटिटी मांगी गई उन दोनों को हमें लेना है। मान लेते हैं Q1 जो है वो पहले की मांगी गई क्वांटिटी है और Q जो है वो बाद की मांगी गई क्वांटिटी है, ठीक है। समझ में आ गया? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। बात समझ में आ गई? अब प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कैसे होगा? P1 माइनस P। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। अब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आपको इसको क्वांटिटी से इसको डिवाइड करना है। आपको क्या करना है? इसे क्वांटिटी से डिवाइड करना है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज आप तभी पता कर पाओगे, और इसको प्राइस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा गया है इसको ध्यान से देखिए। ये पहले मांगी गई मात्रा है, ये बाद में मांगी गई मात्रा है, और किनसे हमने इसे डिवाइड कर लिया तो प्रोपोर्शनेट चेंज हमें पता चल गया कितनी औसतन कितना बदला। अब हम अगर देखें कि इसमें देखें तो ये पहले का प्राइस है और ये बाद का प्राइस है, और उसको हमने टोटल प्राइस से डिवाइड कर लिया। समझ गए? यहाँ पर आपका ये ईडी का फॉर्मूला है, यहाँ ऐसे ईडी लिख ले। तो ईडी क्या हो गया आपका? ईडी का मतलब क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ईडी का मतलब ये हो गया। आगे बढ़ें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सेकंड क्या है आपका फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है? सेकंड आपका यूज हुआ है Q1। इसको आप ओरिजिनल, एक बात का ध्यान रखिए, आप चाहे Q को ओरिजिनल मान लीजिए, ठीक है, और चाहे Q1 को मान लीजिए। मैं Q1 को मानूंगा तो हमेशा याद रखना है कि पुरानी नई क्वांटिटी आगे रहेगी, पुरानी क्वांटिटी आपकी पीछे रहेगी। तो अगर मैं Q1 को इनिशियल मान रहा हूँ तो इस बात का ध्यान रखना है कि Q1 अगर मैंने इनिशियल माना है तो वो हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो Q1 क्या है मेरा? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, QD है मेरा। बात समझ में आ गई? और Q हमारा क्या है? Q हमारा है न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसी तरीके से P1 आपका ओरिजिनल प्राइस है जो पहले था या इनिशियल प्राइस है, ठीक है, और P1 आपका हो गया न्यू प्राइस हो गया। आई होप कि समझ में आ गया आपको। ये आपका न्यू प्राइस हो गया, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। अब मैंने कहा था चेंज को डेल्टा से निकालते हैं। यहाँ पर आप इस सेगमेंट में क्या कर रहे हो? चेंज ही तो देख रहे हो कि शुरुआती नया वाला कितना है, पुराना वाला कितना था। तो मैं Q1 माइनस Q को, यानी ब्रैकेट में जो ये पोर्शन लिखा हुआ है, मैं इसे डेल्टा, जैसे मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट में जो पोर्शन लिखा हुआ है ये आपका, ठीक है, ये जो पोर्शन आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसे आप किस उससे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो सर कि सर ये डेल्टा Q है। इतने पोर्शन को आप डेल्टा Q लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q, ओके, अपॉन डेल्टा P। ये भी ये डेल्टा P हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस दिखा रहा है, डेल्टा P अपॉन P। आई होप समझ में आ गया। आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q, और ये अपॉन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा Q अपॉन Q होल अपॉन डेल्टा P अपॉन P। तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा Q हो जाएगा अपॉन डेल्टा P हो जाएगा, और इनटू P बाई Q हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना समझ में आया आपको? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इनटू को लग करके P बाई Q बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। जो आपका नया फॉर्मूला होगा वो होगा ED इज इक्वल टू डेल्टा Q। हमेशा याद रखना क्वांटिटी को प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, इनिशियल वाले में प्राइस नीचे रहेगा, उसके बाद जस्ट उसका उल्टा लिखना है, P बाई Q। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप इसी से निकाल सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताओ, फटाक से लिख देना है ED। मेरे साथ रिपीट करिए, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P बाई Q। अगर आपसे कोई कहता है इसके रिटन फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आपको लिखना है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर रहेगा, अपॉन प्राइस, ठीक है, यानी Q बाई P। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब हम आगे सम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड ED। क्या लिख के दे रहा है हमें? फाइंड ED। हमें प्राइस दे रखा है कि जब हमारा प्राइस 15 रुपीज़ था तो 50 kg क्वांटिटी डिमांडेड थी। जब प्राइस
घट करके 3 रुपये घटा है, याद रखना 3 रुपये घट के 12 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ करके 5 यूनिट ज़्यादा हो गई या 5 kg ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि फार्मूला क्या है, तो फार्मूला बोलोगे मेरे साथ, ED इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, राइट, यही है फार्मूला। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि डेल्टा क्यू कितना है। तो डेल्टा क्यू कैसे पता चलेगा भाई, डेल्टा क्यू आपका यहाँ से पता चलेगा, ये आपका डेल्टा क्यू है। कैसे पता चलेगा, आपने इनिशियल क्वांटिटी देख ली और न्यू क्वांटिटी देख ली। न्यू क्वांटिटी कितनी है, 55 है, और पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 50 है, इज इक्वल टू कितना होगा, 5 kg। ये आपका डेल्टा है, यानी कि ये चेंज है, ये चेंज को डिनोट कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंजेस आया है। ऐसे ही मेरा आपका डेल्टा पी पता करना है मुझे, तो डेल्टा पी कितना है बेटा, इनिशियल न्यू वाला कितना है, 12 है, कितना है, 12 है, 12 में से 15 माइनस करेंगे इक्वल टू माइनस का 3 आएगा। एक बात ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, साइंस को इग्नोर किया जाता है, इसमें जितने भी साइन लगे होंगे वो इग्नोर करेंगे आप। तो यानी कि अगर आप इसे 12 माइनस 15 करते हैं तो आप इसे 15 माइनस 3 12 कर सकते हैं, इट मीन कि +3 आंसर आएगा, तो प्लस माइनस इग्नोर रहता है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको हम पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या रहा है हमारे, डेल्टा क्यू लाओ, तो डेल्टा क्यू कितना है भाई, ये डेल्टा क्यू है कि नहीं है, डेल्टा क्यू 5 kg अपॉन डेल्टा पी 3 इंटू ये पी बाई क्यू क्या है, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखना। तो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है भाई, इनिशियल प्राइस है सर 15 और इनिशियल क्वांटिटी है 50, तो आपको क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाई 50। आई होप कि समझ में आ गया आपको। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, क्या आएगा आंसर, 5/10 आ रहा है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 0.5, तो आप कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आया, ED इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अभी आपको मैं इतना ही समझा रहा हूँ, अब आगे मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये 0.5 जो निकल के आया, अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे करेंगे। आपसे किसी ने कह दिया कि भाई ये 0.5 निकल के आया, अब इसका मतलब बताओ ये 0.5 क्या बता रहा है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 0.5 आंसर आया, 0.5 है क्या, ये तो बताइए आप। तो 0.5 को बताने के लिए आपको क्या करना है, कैसे अपने आंसर्स को रिटन फॉर्म में लिखना है, कैसे जस्टिफाई करना है कि सर ये जो 0.5 आया है इसका क्या मतलब निकलता है, ये मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगा, ओके। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आपको क्या निकालना है, डेल्टा पी निकालना है, विच इज़ 3। यहाँ से आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है, विच इज़ 5 kg, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है आपको, ED इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। फॉर्मूले में पुट कर देना है आपको। ये इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी या प्रारंभिक मूल्य और प्रारंभिक मांगी गई मात्रा है, या पहला मांगी गई मात्रा और पहला मूल्य है जो पहले था। तो अब आप इस पर पुट करेंगे, आपको डेल्टा क्यू यहाँ पर 5 kg दे रखा है, 5 kg यहाँ पुट करिए, 3 डिवाइड में लगाइए और इंटू का साइन लगा करके पी, इनिशियल पी क्या है, शुरुआती मूल्य कितना था, 15 था, 15 ऊपर कर देंगे आप, नीचे शुरुआती क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है, 50, आपको 50 नीचे लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 10 जा, अब आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 10। अब 5 डिवाइडेड बाई 10 आपको भी पता है, हमें भी पता है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। आपका ये जो ED इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका 0.5 आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये बहुत इजी था, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं हम वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा कि होता क्या है, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली, डेफिनेशन समझ ली होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने और एक क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर लिया कि भाई इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ गया। एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, तो आपको सबसे पहले मांग की लोच है क्या ये बताना है, उसकी आपको परिभाषा या डेफिनेशन देनी है, फिर आपको एक उसका फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है वो बताना है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देना है। ये पूरा टॉपिक आपका एक लॉन्ग के बराबर हो जाता है, लिखते लिखते एक लॉन्ग बन जाएगा ये, ठीक है, इतना समझ में आ गया।
हम आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके, और जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, जो हमारा मोटो है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर कोई चीज़ आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज़ आपको लगता है कि मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।